वेलकम टू एनिमे रैंक्स। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बाकी 2018 एपिसोड 4। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलिएगा। एनिमे रैंक्स बाजार एक्सप्रेशन के साथ ही साथ एनिमे रैंक्स एडिट्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस एपिसोड का लाइव टारगेट है 50। हमारी एपिसोड की शुरुआत में मानो दुनिया का हर बेस्ट फाइटर एक ही रिंग में जमा हुए होते। टोपो अरोची, जिसे गॉड ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फाउंडर ऑफ शिनशिनकाई है, पर फिलहाल ट्रेनिंग के लिए उसे छोड़ के निकला हुआ है। दूसरी तरफ कारोया हानायामा, जो कि हानायामा गैंग का बॉस है, जो कि ट्रेन हुआ होता है स्ट्रीट फाइट्स के लिए और उसके मार्शल आर्ट्स के बारे में किसी को ना मालूम होता। जापान का बहुत ताकतवर होता। यूं ही टोकुगावा कहता है, एक वक्त में 38 लोगों का टूर्नामेंट था जिसे टोकुगावा ने खुद ही हेल्ड किया था। इस हिस्टोरिकल टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर्स जमा होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा खास, सबसे ज्यादा बेहतर टूर्नामेंट होते हैं। और जो विनर है इस टूर्नामेंट का 17 ईयर ओल्ड बॉय बाकी हानमा। और पांचों के पांचों कैदी की नजर अब बाकी पे है, और ये पांचों कैदी हर किसी किस्म के टूर्नामेंट को बहुत खास वैल्यू देते हैं। ये लोग अपनी डिफीट के लिए निकले हैं, तो टोकुगावा के मुताबिक ये 5 बंदे इन्हें डिफीट दे सकते हैं। इसी में बाकी कहता है, बहुत हुआ, आखिर हम कब लड़े हैं? जिसके तुरंत ही टोपो अरुचि बोलने लगता, क्यों ना कि अभी ही स्टार्ट किया जाए। बाकी और अरुचि के साथ बाकी तीनों भी तैयार होते, बस हमें अल्फाज दे दो कि आखिर कब और किस वक्त लड़ाई होगी। तभी टोकुगावा जैसे ही रूल्स की बात करने लगता है तो फौरन से वहाँ से गोकी शिबुकावा बोलने लगता, इसमें कोई रूल्स नहीं है, हम 5 उन दूसरे सामने वाले 5 को खत्म करेंगे और सामने वाले 5 भी यही करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब बैटल अभी से स्टार्ट हो चुका है। कोई भी किसी भी वक्त किसी पे भी हमला कर सकता है, चाहे वो स्कूल हो, बाथरूम हो या कहीं भी हो। काफी रात हो गई होती तो बाकी ने कल स्कूल भी जाना है, तो उसे नींद आई हुई है। इसी तरह बाकी यहाँ से जाने लगता। इसी तरह सारे वहाँ से चले जाते, मगर बैटल तो स्टार्ट है, अगर कोई चाहे तो वो किसी पे भी हमला कर सकता है। दूसरी तरफ से कोर्सकी काफी खुश होता है और वो सोच रहा होता है इन 5 में से किस पे हमला करूं। यूं ही स्पेक भी जेल वापस आ गया होता रात गुजारने के लिए, जबकि एक तरफ तो फाइट होने जा रही है। डोरियन वर्सेस टोपो अरोची। चलते चलते वो अपने सामने रेट्सु को भी पाते, जो कि डोरियन से ही लड़ने आया होता। रायो रेट्सु कहता, इधर ही स्टार्ट करते हैं। देखते ही देखते टोपो अरोची सबसे पहला वार करता। इसी तरह एक जबरदस्त लड़ाई स्टार्ट हो जाती और हर गुजरता हुआ शख्स इस लड़ाई को खास पाता। लेकिन टोपो अरोची रेट्सु से कहता है, माफ करना पर मैं इससे लड़ने जा रहा हूँ। मगर इन बातों में डोरियन को काफी वक्त मिलता, जिसमें वो वही शराब और लाइटर से टोपो अरोची पे आग लगा देता। मगर ऐसी बेकार और छोटी मोटी ट्रिक्स टोपो अरोची के आगे कोई मायने नहीं रखती। मोमोशिके रुके, द परफेक्ट डिफेंस। ये डिफेंस का नाम है जो कि टोपो अरोची ने इस्तेमाल किया किसी भी किस्म के अटैक को रोक सकता है, जिसे किंग ऑफ द ब्लॉक भी कहा जाता है। तो टोपो कहता है, एरो, गन, जो भी है तुम्हारे पास निकालो सब। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है सिकोर्स्की अपने सामने कांजी इगारी को पाता। कांजी इगारी टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है, मगर वो अपना बदला लेने आया है। अपने साथ कुछ बंदे भी लाया होता है, जो कि वो सिकोर्स्की पे टूट पड़ते और सिकोर्स्की को मारने लगते और सिकोर्स्की रोड पे गिर जाता। ये देख के कांजी इगारी कहने लगता, तो तुम हार का मजा चखना चाहते हो, हाँ तो तुम्हें आज जरूर मिलेगी। तभी वो लोग उसे अपने डोजो ले जाने लगते। तभी उनमें से एक बोलता है, बॉस जब हम डोजो पहुंच जाएंगे तो हम इसे बॉयल कर देंगे या जला देंगे, वो तुम पे होगा बॉस। मगर किसी वजह से सिकोर्स्की काफी खुश होता। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है मिस्टर डोरियन टोपो अरोची का स्ट्रिंग से हाथ काट देता। ये देख के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। इसके बाद मिस्टर डोरियन कहने लगता, ये बहुत स्पेशल वायर है। तुमने मैनकाइंड की हिस्ट्री तो सुनी होगी, जो कि आज तक हमने काफी तरक्की की है, इसलिए हमें बहुत कमाल कमाल के गैजेट देखने को मिलते हैं और साइंस और तरक्की कर रही है, चीजें बनाती जा रही है, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा फास्ट, ज्यादा भारी या फिर बहुत हल्की, बड़ी या छोटी। यहाँ तक इसी गैजेट को साइंस ने ही बनाया है। एक ऐसी वायर जो आम नजरें नहीं देख सकती, इतनी पतली है कि दिखती नहीं है, पर इतनी मजबूत है कि टूटती तक नहीं। लोगों के मुताबिक ये वायर को मैजिशियन ने बनाया है ताकि वो अपने मैजिक से लोगों को हैरान कर सके, पर असल में ये क्रिमिनल्स के लिए ही बनाई गई है। हम जैसे मुजरिमों के पास साइंटिस्ट और मैजिशियन से भी पहले यही पाई जाती थी। ये वायर बहुत महंगी है,
स्पेस पे जाने के लिए पहनने वाला सूट, एस्टेरॉयड सूट, वो भी इसी वायर से बनाया गया है। और साथ ही साथ बुलेट प्रूफ वेस्ट भी इसी से ही बनाई गई है। और स्पाइडर के जाल जितनी हल्की है, इसलिए महसूस भी नहीं होता। और ये तब हुआ था जब डोपोरोची ने इसे लात मारी थी। तभी ये इनविजिबल थ्रेड उसने उसके हाथ पे लगा दिया। तो डोपोरोची कहता है, क्या ज़माने आ चुके हैं, अब हम जैसे मार्शल आर्टिस्ट को भी साइंस के बारे में जानना पड़ेगा, हाँ नारुतो। लेकिन डोरियन कहता है, जबरदस्त, तुमने अपने हाथ पे प्रेशर का अप्लाई करके अपने खून को रोक लिया, तो तुम मजीद लड़ना चाहते हो ग्रैंड मास्टर। इसके जवाब में डोपोरोची कहता है, कुछ साल पहले मैंने स्पेयर हैंड ट्रेनिंग की थी और बैम्बू पे बार बार वार करने से मेरी उंगलियां टूटती थी। मुझे याद भी नहीं आ रहा ऐसा कितनी बार हुआ था। तो मैंने सोचा काश कि मेरी उंगलियां ना होती, तो फिर मैं जितने मर्जी जोर से पंच मार पाता। जो कि डोपोरोची की ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। अब वो अपनी मर्जी से अपनी फुल स्ट्रेंथ से पंच मार सकता है। आसपास के लोग उनको मजीद फाइट करते हुए देख के शोर मचाने लगते हैं। कोई पुलिस को बुलाए। इसी में डोरियन गिर जाता और डोरियन जब दोबारा सर उठा के देखता है तो रेट्सू और डोपोरोची गायब हो जाते। अभी तो डोपोरोची ने अपनी फुल स्ट्रेंथ भी नहीं दिखाई। इसी वजह से डोरियन हंसने लगता, साथ ही साथ उसे काफी मजा आया होता है। दूसरी तरफ हमें दोबारा से सिकोर्स्की के बारे में दिखाया जाता। तभी कांजीगारी गन निकाल के उस पे काफी गोलियां बरसाता। बुलेट्स की वजह से सिकोर्स्की मर जाता। तो कांजीगारी के चमचे कहते हैं, जबरदस्त निशाना बॉस। मगर थोड़ी देर में कांजीगारी कहता है, तुम कब तक मरने की एक्टिंग करोगे, अब उठ भी जाओ। उसके ये कहते ही सिकोर्स्की उठ जाता और सबको मारने के लिए तैयार होता। तो कांजीगारी कहता है, क्या तुम हर वक्त बुलेट वेसल पहने रखते हो। देखते ही देखते सिकोर्स्की उसके दोनों चमचों को सुलहा देता। इसके तुरंत ही कांजीगारी हार मान लेता और मिन्नत समाजत करने लगता। मैं तुम्हारी जबरदस्त स्पीड, पावर, टफनेस किसी के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। और अपना नाक सर जमीन पे रख के कहता, मुझे पता है मैं थोड़ा ज्यादा मांग रहा हूँ, पर प्लीज मुझे जाने दो। मगर सिकोर्स्की की तरफ से कोई जवाब ना आता। तो वो अपना सर उठा के देखता है, सिकोर्स्की तो पूरा का पूरा लेटा होता है। तो वो कहता है, क्या तुम कहीं सो रहे तो नहीं हो। इसके जवाब में सिकोर्स्की कहने लगता, तो तुम अभी भी सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो, अब अपने साथियों का बदला भी नहीं लोगे। तभी सिकोर्स्की उस पे टूट पड़ता। तभी कांजीगारी क्रॉलिंग करके वहाँ से निकलने लगता। तभी सिकोर्स्की डंबल रॉड उठाता और उठा के कहता है, तुम अपने आप को बचाने के लिए हर कुछ करोगे, यहाँ तक कि तुम मेरी ऐस भी चाट लोगे अगर कोई देख रहा ना हो। सिकोर्स्की इसी डंबल रॉड से उस पे टूटने जा रहा होता, जिसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। देखते ही देखते सिकोर्स्की इसी डंबल रॉड से उस पे टूट पड़ता, जिसपे कांजीगारी को काफी तकलीफ होती। इसके बाद सिकोर्स्की डंबल रॉड से उसके मुंह पे वार करता और घूमता हुआ दूसरी दीवार के किनारे पड़ जाता। यूं ही सिकोर्स्की उसके बाद छोटे छोटे काफी डंबल्स उसकी तरफ फेंकता। लेकिन अभी भी सिकोर्स्की फिनिश नहीं हुआ। उसके पास आके अपनी जिप खोल के उस पे पेशाब करने लगता। लेकिन एकदम से कांजीगारी उस पे टूटने लगता। यूं ही सिकोर्स्की अपने शार्प पंच का इस्तेमाल करता। इसी में उसका काम तमाम हो जाता। दूसरी सीन में हमें बाकी और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में दिखाया जाता, जो कि बाकी के मालिक मकान की बेटी है। बाकी के बारे में उसे सब कुछ मालूम है। ये भी मालूम है कि वो अंडरग्राउंड टूर्नामेंट में भी लड़ता है। इसके हाई स्कूल में भी थी और टूर्नामेंट से पहले मिला था बाकी से, और बाकी ने इसे डेट मनाने का कहा होता है अपने साथ। तभी कोजू कहने लगती, क्या इससे पहले मेरे साथ डेट पे जाने का कभी सोचा है तुमने। जिसके जवाब में बाकी हाँ कहता। मजीद बोलता, हर दिन में सोचता था जब से हम मिले थे। ये सुन के उसे हैरानगी के साथ काफी खुशी होती। यूं ही गुजरते गुजरते कोजू और बाकी अपने सामने कुछ गुंडे पाते जो कि चोरी करने आए होते। तभी बाकी उन्हें अपने कातिलाना आंखों से गूंजने लगता और उसकी कातिलाना आंखों में गूंजने से सारे डरने लगते और उसके डर से ही जाने का रास्ता दे देते। यूं ही बाकी और कोजू गुजर जाते। इसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे जाते और काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते और देखते ही देखते रात तक हो जाती। यूं ही स्पेक उन्हें दूर से घूरी जा रहा होता है। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।